हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका फिजिक्स के आज के अपने इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, स्टडी का की तो बाट लगी हुई है भाई। आपको पता ही है कोरोना काल में बहुत बुरी हालत हो गई है। सब ऑनलाइन क्लासेस भी फैल ही समझो आप, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और वैसे भी अब नई जो सूचना आई है वो तो यही है कि स्कूल खुलने की संभावना है। तो दुआ करो जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो जाए। ठीक है। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो अपना लेक्चर नंबर 5 है ये। ठीक है। इससे पहले हम 4 लेक्चर लगा चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 का अपना क्या है लेक्चर चल रहा है। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो हमने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आवेश वितरण को बहुत अच्छी तरीके से हम क्या कर चुके थे, समझ चुके थे 4 लेक्चर्स में। और 1-2 न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। आप जो पढ़ने वाले हैं वो काफी खास इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो है अनुप्रयोग। गाउस नियम पर आधारित क्या अनुप्रयोग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पेपर जो हैं उनके अंदर देख सकते हो कि गाउस नियम पर आधारित जितने भी अपने एप्लीकेशन से अनुप्रयोग है उनमें से क्वेश्चन आता ही है। ओके। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझोगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर आज का। आज के लेक्चर में हम अनुप्रयोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और वो है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जो गाउस नियम पर आधारित अनुप्रयोग है स्टूडेंट, उनमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे। क्या बताए थे? इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे ना, गाउस नियम पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु। तो वहां मैंने एक बात बताई थी आपको, वहां एक पॉइंट था, आपको याद हो तो याद करो। चलो नोट्स में भी है आपके में महत्वपूर्ण बिंदु और विभवों का जो मैंने आपको वाया जो होता है उस टाइप के भी पॉइंट बना करके आपके नोट्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। आप अपने नोट्स भी पढ़े उस चीज के लिए। तो उनमें मैंने आपको एक पॉइंट ये लिखवाया है कि गाउस नियम के अनुप्रयोगों के लिए, ध्यान से समझना, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठो, रिलैक्स, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी को, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं गाउस नियम पर आधारित अनुप्रयोग। ओके, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अनुप्रयोग पहला है अपना अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चलो ठीक है, यहां हो गई बात सही है। लेकिन अनुप्रयोग करने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले आप एक बात पर फोकस करो कि गाउस नियम द्वारा जब भी हम कोई भी अनुप्रयोग करें और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें क्या है, गाउस नियम द्वारा अनुप्रयोग को हल करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। और उस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ द्वारा ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझना, किसकी कल्पना करनी है? काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। मतलब काल्पनिक है, गाउसियन पृष्ठ। अब ये गाउसियन पृष्ठ स्वैच्छिक होता है। ठीक है। आप गोलाकार ले सकते हो, बेलनाकार ले सकते हो, आयताकार ले सकते हो। हमारे इन जितने भी अनुप्रयोग हैं इन सब में हम बेलनाकार ही क्या लेकर के चलेंगे, गाउसियन पृष्ठ लेकर के चलेंगे। क्योंकि क्या है, कैलकुलेशन के लिए हमें इजी पड़ता है। ओके। तो बेलनाकार ही हम गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। और उसके लिए आपको आवश्यक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक बात यही है कि आपका क्या है, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक सदिश अल्पांश लेते हैं। सदिश अल्पांश जो होता है वो पृष्ठ के किस पर लेना है, पृष्ठ पर ही लेना होता है, वो तो गाउसियन पृष्ठ पर। ठीक है। और उसके जो डायरेक्शन होती है सदिश अल्पांश क्षेत्रफल की, वो क्या परपेंडिकुलर होती है। समझ गए आप? उसके बाद क्या है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट जो गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं उस पृष्ठ पर आना चाहिए। ओके, उस पृष्ठ में क्या होना चाहिए, निहित होना चाहिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तब अब अपन अपना ये पहला अनुप्रयोग, तो ये कह रहा है कि अनंत रेखीय आवेशित तार। तो सबसे पहले तो आप यही कंफ्यूज हो जाओगे, अनंत रेखीय सर इतना कितना, अनंत तो बहुत होता है। भाई अनंत का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल आसमान में ही समझ लो, फिजिक्स ऐसे नहीं चलती है। अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब यही है कि जैसे कहने का मतलब
लंबाई के सापेक्ष दूरी अधिक हो या दूरी के सापेक्ष लंबाई अधिक हो, तो किसी वस्तु की मान लो हाइट है और आप उसको बहुत ज्यादा दूरी से देख रहे हो, हाइट कम है लेकिन आपकी उस वस्तु से दूरी बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो आपके लिए एक तरीके से और भी छोटी दिखाई देती है। तो आपके लिए वो वस्तु ऐसे लगती है मानो क्या है, अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो यहां तात्पर्य अनंत का मतलब यही, यहां अत्यधिक दूरी या अत्यधिक लंबाई से होता है। तो सिर्फ इतना आप समझो यहां के लिए। ठीक है, अनंत और रेखीय आवेशित तार है, रेखीय मतलब कि लीनियरली है, और क्या है, आवेशित तार है मतलब उस पर आवेश आया हुआ है। तो अपन सबसे पहले इस अनुप्रयोग में मान लेंगे कि इस तरीके से ये हमारा अनंत रेखीय आवेशित चालक तार हो गया। इस तरीके से ये लो भाई मैंने मान लिया, आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ये क्या है, एक अनंत रेखीय आवेशित तार हो गया। ठीक, ए बी मान ले, मैं नाम दे देता हूं चलो इसको कि ए बी है ये। ओके, और इसका जो एक पॉइंट मैंने यहां मिड में एक ले लिया, इस पॉइंट, ये पॉइंट हो जाता ओ, क्या नाम दिया इस पॉइंट को, ओ नाम दे दिया। और इस पर ये आवेशित है, इसका मतलब इस पर क्या है, चार्ज, तो मैंने मान लिया ये चार्ज है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से आपको समझने की बात ये है कि ये जो चार्ज होता है ये समरूप होता है, मतलब एक समान रूप से वितरित होता है। ध्यान रखना, किसी भी कोई भी अनुप्रयोग करो आप, उसमें जो आवेश का वितरण होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। जितने भी गाउस नियम पर आधारित हम अनुप्रयोग करेंगे उसमें आवेश वितरण को हम कैसे दिखाएंगे, एक समान दिखाएंगे। ठीक है, जिससे क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिले, एक नियत मिले। ठीक है, नियत विद्युत क्षेत्र की क्या हो, प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये भी एक अवधारणा हम लेकर के चलते हैं कि जो चार्ज है वो एक समान रूप से, सतत रूप से वितरित है। अब आप देख रहे हो कि चूंकि ये कैसा है, एक विमीय है, रेखीय है, तो इस पर आने वाला जो आवेश घनत्व होगा वो रेखीय आवेश घनत्व होगा, क्या, लैम्बडा। बिल्कुल कॉमन बातें करते चलेंगे, डेरिवेशन में कहीं तकलीफ नहीं लेनी है आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। चलो भाई ये बात हो गई। अब इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन करना किससे है, गाउस लॉ से करना है। किससे करना, गाउस लॉ से। तो चलो करें। तो देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, दिखा दे जो सारे जहान को उसे नेत्र कहते हैं, और आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको याद रखने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। ओके, तो इसके कारण कहां सर, कहां कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया कि एक पॉइंट ले लिया, ये मान लो एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट मान लिया मैंने, और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस ओ से वो मान लिया हमने आर, क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। चलो भाई, ये अब इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो मैंने आपको समझाया है कि एक साथ तो हम पूरे आवेशित तार के कारण कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या है, छोटे छोटे भागों में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो हमने क्या किया कि इस पर दो अल्पांश ले लिए, एक अल्पांश मैंने ये ले लिया A1, और जो दूसरा अल्पांश है स्टूडेंट वो ले लिया हमने A2। ये दो अल्पांश ले लिए, एक A1 ले लिया और एक A2 ले लिया। ठीक है, अब पहले इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, फिर जो आएगा उसका अपन इंटीग्रेशन करके और टोटल निकाल लेंगे भाई, यही तो करते हैं अपन। चलो तो बहुत बढ़िया। तो इससे देखो, इसके कारण, इस अल्पांश के कारण, ये A1 जो अल्पांश लिया है ना, इसके कारण इस पर मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा कुछ इस टाइप से, इस तरीके से। ठीक है, ये पी पॉइंट है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये E1, क्या मान लिया मैंने, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पी पॉइंट पर, उसको मैंने मान लिया स्टूडेंट E2। क्या मान लिया, E2। E1 मान लिया और ये क्या मान लिया, E2 मान लिया। मान लो ये इस वाली लाइन से या इस एक्सिस से मान लो ये थीटा कोण बना रहा है, और ये भी क्या बना रहा है, थीटा कोण। ठीक है, तो यदि इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो E1 और E2 के बिटवीन में जो टोटल एंगल होता है स्टूडेंट, वो बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, 2 थीटा बन जाता है। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब आपको आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो आप देख रहे हो E1 E2 किसी एंगल पर लगे हुए हैं, थीटा थीटा एंगल पर लगे हुए हैं। तो यदि मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं तो एक आपको निर्देश तंत्र मिल जाता है, दो एक्सिस टाइप्स में मिल जाते हैं, एक एक्सिस ये रहा और एक एक्सिस ये रहा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये वाली पोजीशन, यदि हम E1 की पोजीशन देखें कुछ इस टाइप से, तो ये E1 का पोजीशन ऐसे है और ये एंगल थीटा है। तो अब लग तो E1 E2 रहे, लेकिन हमको रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी मैंने गाउस नियम अप्लाई नहीं किया है, अभी अपन जनरली देख रहे हैं भाई इसके कारण E1 आ रहा है, इसके कारण E2 आ रहा है, तो सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो E1 ऐसे थीटा एंगल पर आ गया। तो देखो जब कोई फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी एंगल पर लगता है, तो हमको उसका क्या करना पड़ता है, रिसोल्यूशन करना पड़ता है, वियोजन करना पड़ता है। कक्षा 11th में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है रिसोल्यूशन। तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉज आ जाता है, E1 कॉज थीटा, और जिसके साथ नहीं है उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा वाला घटक आ जाता है। कंपोनेंट कर लिए, एक आ गया E1 साइन थीटा, एक आ गया E1 कॉस थीटा। तो इस वाली डायरेक्शन में ये आ जाता है E1 कॉस थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में आ जाता है आपका सॉरी ये E2 है, इधर E2 है, क्या है, इधर E2 लगा हुआ है, तो 2 के लिए लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको ऐसे लिख लो E2 कॉस थीटा, ये भी E2 कॉस थीटा। ऐसे ही इस वाले के लिए देखो आप, नीचे वाला ये E1 ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो ये है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा इधर E1 कॉस थीटा इस वाली डायरेक्शन में, और नीचे वाली डायरेक्शन में E1 साइन थीटा। तो इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा E1 साइन थीटा, इस तरीके से। तो चलो ये तो कंपोनेंट मिल गए। अब अपन रिजल्टेंट देखते हैं भाई। अब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा। तो आप देख रहे हो कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये परिमाण में तो इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ होती है, ये जो हमने मानी है, ये लंबाई L यहां से यहां तक O से, इस अल्पांश की लंबाई L है और इसकी अल्पांश की भी क्या है, लंबाई L। तो ये समान डिस्टेंस से यहाँ ये वाली और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, सेम। तो E1 E2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इधर कॉज नहीं आएगा, ये साइन का घटक आएगा, सॉरी। ठीक है, E2 साइन थीटा परिमाण में समान है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे है, विपरीत है, दिशा में कैसे है, ये विपरीत है। परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, तो इनकी तो रामायण खत्म हो गई भाई। बचा क्या, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे समान दिशा में। इसका मतलब जो रिजल्टेंट E मिलेगा हमको, रिजल्टेंट E मिलेगा इसी डायरेक्शन में, इस दिशा में हमको क्या मिलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो इससे हमको डायरेक्शन भी पता लग गई, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन पता लगी है, अभी हमको मैग्नीट्यूड तो फाइंड ही नहीं हुआ कितना विद्युत क्षेत्र। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम गाउस नियम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए सब कुछ। नहीं आया कोई डाउट है मेरे से आप अपने ग्रुप में डिस्कस करके पूछ सकते हो यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ E हो ही गया, E का डायरेक्शन आपको मिल गया, ये तो क्या है, कैंसिल आउट हो चुके हैं। और बचा क्या, बचा ये भैया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर के जो उसका डायरेक्शन देगा, अब ये दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सर डायरेक्शन मिल गई हमको। अब हमको मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना है इसका, ये E की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि गाउस नियम से ही तो कैलकुलेट करना है। तो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, हम क्या करेंगे बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो चलो भाई मैं मान लेता हूं कि इस तरीके से ये आपका एक गाउसियन पृष्ठ बना लिया मैंने, और वो बना लिया बेलनाकार। कैसे, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की मैंने कल्पना कर ली। ये लो भाई, ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना। इसका जो एक्सिस होगा स्टूडेंट वो ये होगा, ये जो अनंत रेखीय अभिसित तार है ना, वो इसका क्या होगा, एक्सिस होगा। तो ये यहां से
ठीक है, और ये मैं इसको यहां से मान लेता हूं और ये इसको एडजॉइन कर देता हूं यहां तक, सेंटर तक। ठीक है, तो ये जो है आपका वो अनंत रेखीय आवेशित चालक तार, इसका एक्सेस हो गया, और ये काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की बेलनाकार हमने क्या मान लिया। ओके, लेकिन अब शर्त ये भी है कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट कुछ यहां है, इस पर ये वाला जो पी पॉइंट है वो इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ पर यहां स्थित है। ओके, तो देखो अब आप देख रहे हो कि ये जो बेलनाकार आकृति गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना की है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, एक न्यूमेरिकल आया था उसके अंदर, कि जो एक बेलन होता है वो 3 पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। देखो 2 वृत्तीय है, ये दोनों भाग तो कैसे होते हैं, वृत्तीय होते हैं, और ये वक्रीय भाग होता है। ये जो भाग होता है ये कैसा होता है, वक्रीय। तो 2 वृत्तीय भाग और एक वक्रीय भाग से मिलकर के क्या बनता है, बेलन बनता है। तो मैं इनको अलग अलग नाम दे लेता हूं। मैंने मान लिया कि ये S1 है, और ये मान लिया कि ये S2 है, और ये मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये S3 है। S1 S2 और S3 हमने ये मान लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब चूंकि अल्पांश लिए हमने, तो ये अल्पांश जो है वो अल्पांश इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, सबसे पहले रिजल्टेंट जो मिल रहा है ई की डायरेक्शन इधर है, तो मैं ये जो डायरेक्शन मान लेता हूं, ई की डायरेक्शन इस पर भी इधर होगी, इस पर भी इधर ही होगी। ठीक है, और इस वाले के लिए भी ई का डायरेक्शन इधर ही होगा। लेकिन अब इन पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए एक अल्पांश मान लेते हैं अपन, मैंने ये अल्पांश, तो इस वाले अल्पांश की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी ds की। ओके, इस यहां जो अल्पांश माना है उसकी तो ऐसे ही होगी, परपेंडिकुलर होती है ना, ये ऊपर वाला पृष्ठ ऐसे है S1 तो इसके लंबवत ऐसे, नीचे वाला ऐसे है तो इसका ऐसे, और ये ऐसे है वक्रीय भाग, तो इसका जो ds का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, सदिश क्षेत्रफल अल्पांश, और इसका जो इस पर भी जो अल्पांश हमने मान लिया, इस पर जो आ गया वो ds इस डायरेक्शन में आ गया। ओके, और इस पर इस डायरेक्शन में ये ds वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आ गया होगा आपको। इस पर आप चार्ज प्लेस्ड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, पर ये समरूप आवेशित है, मतलब कि सतत आवेश वितरण है एक तो इस पर, और एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ठीक है, ये चालक तार पर इस तरीके से हमको ये चीज क्या बन गया हमारा ये डायग्राम। अब हम इस पर गाउस नियम अप्लाई करेंगे इस पर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये वाला फिगर ध्यान से समझ लेना चाहिए। चलो भाई, तो गाउस नियम अपन अप्लाई करते हैं, किससे, गाउस नियम से। गाउस नियम से, तो गाउस नियम से सबसे पहले तो देखो, आप जानो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो गाउस ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं की थी, उसने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर जैसे यहाँ देखो, फाई बराबर गाउस लॉ के अकॉर्डिंग समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेसियल या सरफेसियल इंटीग्रेशन क्या होता है, ईडीएस कॉज थीटा या ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है ना। ये दोनों फाई की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, तो चलो ये दोनों है, इससे अपन को इसका इसके इक्वल रखने पर हमको यहाँ से ई फाइंड हो सकता है और ई कैलकुलेट करना है हमको। तो गाउस नियम से आप लिख सकते हो कि द सरफेसियल इंटीग्रेशन ईडीएस कॉज थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप देखो समेशन क्यू क्या है, समेशन क्यू क्या है, इस अनंत रेखीय ये जो पूरा बेलना गाउसियन पृष्ठ है बेलनाकार, ठीक है, इस पर ये जो आवेशित तार है, इस पर जो संपूर्ण आवेश है क्या है, इस पृष्ठ द्वारा घिरे गए आयतन में उपस्थित कुल आवेश है समेशन क्यू। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अब अपन क्या करेंगे, S1 S2 और S3 हमारे पास तो 3 पृष्ठ है, तो तीनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा सरफेसियल इंटीग्रेशन S1, ये हो जाएगा ईडीएस कॉज थीटा प्लस सरफेसियल इंटीग्रेशन S2 ईडीएस कॉज थीटा प्लस सरफेसियल इंटीग्रेशन S3, ये हो जाएगा ईडीएस कॉज थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो आप, चूंकि एक तो कंडीशन ये है कि इस पर जो रेखीय आवेश घनत्व आ रहा था वो क्या था, लैम्बडा,
क्या था, लैम्बडा था। तो ये यहां से चूंकि हम जानते हैं लैम्बडा बराबर समेशन क्यू अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। रेखीय आवेश घनत्व है तो लंबाई होगी, इस पर जो आने वाला जो आवेश घनत्व है वो रेखीय है तो लंबाई पर ये, तो यहां से समेशन क्यू बराबर क्या हो जाता है, लैम्बडा एल हो जाता है। क्या हो जाएगा, लैम्बडा एल। तो समेशन क्यू की जो वैल्यू है वो तो ये मिल गई। अब S1 के लिए अब हमारे पास क्या है, ई तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन हमारे पास थीटा चाहिए, हमको क्या चाहिए, थीटा। तो S1 के लिए यदि हम बात करें तो थीटा बराबर, थीटा क्या है, थीटा क्या होगा, थीटा होगा ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बिटवीन में बनने वाला एंगल है, ये आपको बता चुके हम पहले। तो देखो ध्यान से, अब तो S1 में आप देख रहे हो ई वेक्टर का, ई का डायरेक्शन ऐसे है, डीएस का डायरेक्शन ऐसे, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो ये हो जाता है 90 डिग्री। फिर ऐसे ही S2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बहुत आसान सा है, ये डेरिवेशन बहुत आसान है, ठीक है। S2 के लिए आप बात करो तो थीटा बराबर S2 में भी देखो E और DS के बिटवीन में 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री। ऐसे ही अब किसके लिए, S3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो S3 के लिए आप देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 0 डिग्री। इस तरीके से आपको स्टूडेंट ये क्या वैल्यू मिल जाती है, S1 S2 S3 के लिए, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेशियल इंटीग्रेशन EDS cos 90 हो जाएगा, प्लस सरफेशियल इंटीग्रेशन S2 ये हो जाएगा EDS cos, फिर इसके लिए भी 90, प्लस सरफेशियल इंटीग्रेशन S3 ये हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू लैम्बडा एल। तो यहां से लैम्बडा एल अपॉन में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इस तरीके से आ जाती है ये वाली स्टेप, ओके। अब फिलहाल के लिए मैं ये इरेज कर रहा हूं, आगे देखो अगली स्टेप क्या होगी, ठीक है। अगला स्टेप ये हो जाएगा, इसके बाद अब आप देखो, आपको पता है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहां से ये हो गया 0, प्लस ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस बचेगा ओनली ऑन क्लोज्ड इंटीग्रेशन वो सरफेशियल इंटीग्रेशन S3 EDS, ठीक है। ये बचेगा क्या, cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और इधर से ये हो जाएगा लैम्बडा एल अपॉन में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ई तो क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है, तो एक समान है इसलिए कांस्टेंट है ये, ओके। तो यहाँ S3 EDS इज इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसकी जो वैल्यू, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो वक्र पृष्ठ के लिए बेलन का क्या, कौन सा S3 क्या था, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ इसको S3 भी लिख सकते हो आप, खाली S भी लिख करके छोड़ सकते हो, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा आप किसका, बेलन का, क्योंकि S3 क्या है, वक्र पृष्ठीय तो था तीसरा, तो ये आ जाएगा 2πRL। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, 2πRL। तो इसकी वैल्यू हो गई 2πRL। तो यहां से हो गया E इंटू 2πRL इज इक्वल टू, यहां रह जाता है लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रह जाता है, ओके। तो यहां से ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो लैम्बडा एल अपॉन में 2πRL एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, टर्म रह जाती है लैम्बडा अपॉन में 2πR एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक काम करता हूं, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो यहां जरा देखना क्या बन जाता है, ई बराबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्बडा, ठीक है, 2 से गुणा व भाग ये कर देते हैं अपन, तो 2 लैम्बडा, ठीक है। और ये हो जाता है 4π एप्सिलॉन नॉट, और आर को मैं इधर लिख देता हूं। तो ये मिल गई आपको, क्या है वैल्यू, किसकी मिल गई आपको, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र मिल गया आपको, कितना मिला है, ई बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। यही हमको क्या करना था, कैलकुलेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्बडा अपॉन में आर। तो इसको आप ई बराबर के, ये वैल्यू किसकी है, के की, तो यहां से ये हो जाता है 2k लैम्बडा अपॉन में क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से हमको स्टूडेंट, ये लो भाई, गाउस लॉ द्वारा क्या फाइंड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया, किस पर, अनंत रेखीय आवेशित तार पर, ठीक है।
इसके कारण पर नहीं, इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर वो फाइंड हुआ है। इसका यदि डायरेक्शन देखे तो डायरेक्शन तो हम फिगर में यहाँ जो बनाया था पहले उसमें पता लग गया था, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें इसे सदिश रूप में लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में। यदि आप सदिश रूप में लिखते हो इसको तो सदिश रूप में क्या मिल जाता है आपको, तो यहां से ई वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन में r, और ये हो जाता आर कैप, क्योंकि जो डिस्टेंस थी ना पॉइंट पी की इससे इसी डायरेक्शन में तो आपको क्या मिल रहा था, ई मिल रहा था, तो इसी डायरेक्शन में आर की डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए आर कैप। तो इस दिशा में क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो ये हो जाता है स्टूडेंट आपका वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हमने गाउस लॉ अप्लाई करके और क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, किसके कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। नहीं, यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है, टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आप क्या है स्टूडेंट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। फिर भी यदि नहीं आए वहां भी तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके, ठीक, तो चलो अब भाई, लेकिन आप देखो इस फॉर्मूले से और आगे की बात करते हैं। मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन। तो देखो आगे की क्या बात है, इस फॉर्मूले से हमको देखो क्या क्या चीज फाइंड हो रही है। तो इसको ना इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, 1 दे दो। तो y इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, y इक्वेशन 1 समीकरण 1 से आपको देखो क्या मिल रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मिल रहा है लैम्बडा के, लेकिन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है किसके, डिस्टेंस के। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो रेखीय आवेश घनत्व के तो समानुपाती मिल रहा है, लेकिन दूरी के क्या मिल रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि आप इसका क्या आरेखीय निरूपण करते हो, क्या आरेखीय निरूपण यदि करते हो, तो यहां पर कुछ इस तरीके से, यदि मैं इस पर क्या लू, ई ले लेता हूं इस वाले एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर क्या ले लेता हूं, डिस्टेंस, दूरी यदि मैं ले लू इस पर, ओके, इस पर क्या ले लू मैं, दूरी इस वाले अक्ष पर, इस पर मैं नहीं, तो जो ग्राफ मिलेगा वो स्टूडेंट ऐसा मिलेगा, कर्वेलरी, मतलब वक्रीय रूप से फाइंड होगा। कैसा फाइंड होगा, वक्रीय रूप से। ओके, ठीक है, पैराबोलिक है। तो यहां से ये गिरता हुआ ग्राफ क्या होगा, फाइंड। और यदि आप इसमें ग्राफ बनाते हो लैम्बडा में और ई में यदि आप ग्राफ बनाते हो तो समानुपाती है, तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा। और एक ग्राफ आप 1/r में और ई में बनाते हो तो देखो 1/r लिख रहे हो तब तो ये तब स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन r लिख रहे हो तो कैसा आएगा आपका पैराबोलिक। इस तरीके से कर्वेलरी ग्राफ फाइंड होता है। तो ये इसका क्या हो गया, आरेखीय निरूपण हो गया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अपन अगले लेक्चर में। कोई दिक्कत आती है आपको इसको समझने में तो आप मुझसे, मैंने बार बार कह रहा हूं, आप मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, अगला अनुप्रयोग वो भी काफी खास इंपोर्टेंट है। इस तरीके से हर एक लेक्चर में हम दो आज के ये फर्स्ट, इसमें तो मैंने एक ही लिया आज के लेक्चर में, क्योंकि इसको समझो आप ध्यान से और अपने हाथों से लगा करके देखो। अगले लेक्चर में हम 2 अनुप्रयोगों की बात करेंगे एक साथ। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और ये आप अच्छे से क्या करना, अपने हाथ से डेरिवेशन लगा करके देखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।